नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में कांग्रेस का जमघट लगा है और वो जमघट जिसका एक प्रतीक्षा हर सूबे को होती है और 64 सालों के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में आरंभ हो चुका है। 8 और 9 अप्रैल 2 दिनों का यह अधिवेशन है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमाम बड़े दिग्गज नेता गुजरात पहुंच चुके हैं। गुजरात में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसके पहले इसी साल बिहार राज्य में चुनाव है और फिर 2026 जो बीच में एक साल है, उस जो साल में 5 ऐसे विधानसभा हैं, उसमें तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बहुत महत्वपूर्ण राज्य, असम और पुडुचेरी, इन सब सूबों में एक रण सजेगा। तो एक अब शुरुआत लोकसभा चुनाव 2024 और उसके बाद कुछ सूबों के चुनाव और वहां जो कुछ परिणाम हुए जो रहे, उसके बाद अब कांग्रेस को नए सिरे से उन राज्यों में खड़ा करने की कवायद राहुल गांधी कर रहे हैं और कांग्रेस पूरी शिद्दत से वहां जुट चुकी है। जहां एक दौर में कांग्रेस लंबे वक्त तक राज करती थी और उसके जो दौर था उसको स्मरण तो होता ही है, लेकिन बदले हुए हालात जो हैं, इन हालातों में फिर पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए, इसकी उधेड़-बुन, इसकी कवायद कांग्रेस के द्वारा हो रही है, की जा रही है। और इन सब स्थितियों में, इन सब हालातों में कहीं ना कहीं धड़कनें निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अनुषांगिक संगठन है, ये जो एनडीए है, उसमें हलचल तो है ही। और खासकर इसलिए भी होना लाजमी है कि गुजरात मोदी जी का अपना राज्य और लंबे वक्त से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी और एक तरफा सब कुछ चल रहा है। कांग्रेस वहां आज लगभग लगभग नहीं है, ऐसा हम कह या मान सकते हैं। हालांकि उसका एक जो निश्चित वोट है, निश्चित वोट बैंक है, वो है। और कुछ मौकों पर कमाल भी कांग्रेस ने किया है। तो अब ये सारी जो मशक्कत कवायद चल रही है, जो कुछ परिदृश्य है, चाहे वो 2027 में होने वाले चुनाव की को लेकर कोशिशें और उसके पहले 2025-2026 के चुनाव, तो तमाम जो परिस्थितियां स्थितियां हैं, इन्हीं सब पर जो हम नियमित बात करते हैं, हम अभय दुबे सर के पास चलेंगे। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगा। देश की बात हमारा जो नियमित निरंतर कार्यक्रम है। अभय सर, जो कवायद जिसकी मैंने बात की, गुजरात अधिवेशन 64 बरस के बाद, वो भी एक स्मरण होगा आपको कि जब राहुल गांधी ने कहा था कि हम अब गुजरात में ही घुसकर भारतीय जनता पार्टी को मारेंगे, सबक सिखाएंगे। इन सब परिस्थितियों में, इन सब स्थितियों में ये मशक्कत, ये कवायद, टिप्पणी आपकी सर। देखिए, कोई भी पार्टी जब अपना अधिवेशन करती है या अपना सम्मेलन करती है या अपने सबसे बड़ी संस्था की कोई मीटिंग करती है, तो उसके पीछे दो मकसद होते हैं। एक तो ये होता है कि जो उस पार्टी की जो फौरी समस्याएं हैं संगठन की, उससे निपटा जाए, एक फौरी रणनीति बनाई जाए। और दूसरा मकसद होता है कि एक दूरगामी रणनीति बनाई जाए। कभी कभी फौरी मकसद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कभी कभी दूरगामी मकसद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये जो गुजरात में कांग्रेस का कॉन्क्लेव इस वक्त चल रहा है, आज तो वहां वर्किंग कमेटी की, जो कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी एक्सटेंडेड यानी विस्तारित वर्किंग कमेटी की, विस्तारित कार्य समिति की बैठक आज पूरे दिन वहां चली है। कल पूरा अधिवेशन होगा, जिसके अंदर तमाम जितने डेलीगेट सारे देश से आए होंगे वो सब उसके अंदर भाग लेंगे। मैं समझता हूं कि ये गुजरात वाला जो अधिवेशन है, इसका महत्व दूरगामी दृष्टि से अधिक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस लंबी लड़ाई की तैयारी के लिए जुटी है। और इसकी अगर आप पृष्ठभूमि में देखें इस अधिवेशन की, तो बात अपने आप में स्पष्ट हो जाती है। गुजरात पहुंचने से पहले दिल्ली में कांग्रेस ने 3 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की हैं। मेरे ख्याल से पहली 29 मार्च को हुई थी, उसके बाद फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में उसके दूसरे और तीसरे संस्करण हुए। पहली में 300 से ज्यादा जिला अध्यक्ष एक जगह आए, जो कि राज्यों में, और राज्यों के भी थे और केंद्र शासित प्रदेशों के भी थे। आला कमान ने उनकी बात सुनी, आला कमान ने उन्हें अपनी बात सुनाई। ज्यादातर अध्यक्षों ने आला कमान को अपनी बात सुनाई और आला कमान ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपको अब अधिकार दिए जाएंगे, आपको जिम्मेदारियां दी जाएंगी और उन अधिकारों का इस्तेमाल करके जो जिम्मेदारियां आप निभाएंगे,
हम लोग उनकी रेटिंग भी करेंगे, उनका मूल्यांकन भी करेंगे, उस आधार पर संगठन में आपकी प्रगति सुनिश्चित होगी। तो ये कांग्रेस के इतिहास में बहुत लंबे अरसे बाद 2009 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। अभी तो पिछले 10 साल से हालत यह है कि कांग्रेस के कई राज्यों में तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी नियुक्त नहीं है। अब हरियाणा को ही देख लीजिए, हरियाणा में अभी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, जीतने की उम्मीद थी लेकिन हार गई। तो आप क्यों हार गई, जीतने की क्यों हार गई, इसके पीछे ये भी कारण है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी नहीं नियुक्त हैं वहां पर। गुजरात में स्थिति यह है कि गुजरात में कांग्रेस अभी तक विपक्ष के नेता का भी निर्वाचन नहीं कर पाई है, यानी बहुत कुछ संगठनात्मक लोचा कांग्रेस में बहुत है। फिर दूसरी जो बैठक हुई अप्रैल में, फिर से महत्वपूर्ण प्रांतों के जैसे बंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन प्रांतों के जिला अध्यक्ष वगैरह जुड़े, उनके साथ भी यही सब कार्रवाइयां हुई। जो आला कमान के लोग थे उन्होंने उनके सामने अपने प्रेजेंटेशन किए, पूरी रणनीति उनको समझाई गई, उनसे राय मशवरा हुआ, फिर मीटिंग हुई। ये 3 बड़ी मीटिंगें करने के बाद में, पूरा इनपुट लेने और देने के बाद में, फिर ये गुजरात का कॉन्क्लेव हो रहा है। गुजरात में क्यों हो रहा है इतने लंबे अरसे बाद, जो अभी आपने बताया, पिछला कॉन्क्लेव तो भावनगर में हुआ था, है? तो गुजरात में क्यों हो रहा है सम्मेलन? उसकी वजह है जुझारूपन। राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हैं कि हम भाजपा को उसके गढ़ में घुसकर चुनौती देने में सक्षम है और हम दे रहे हैं। जाहिर है किसी भी कांग्रेस द्वारा शासित राज्य में इसको सम्मेलन को आसानी से किया जा सकता था, कर्नाटक में किया जा सकता था इस सम्मेलन को आसानी से, हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता था इस सम्मेलन को आसानी से। गर्मी का मौसम भी है, हिमाचल प्रदेश में थोड़ा ठंडा भी मिलता उनको, लेकिन ऐसा ना करके राहुल गांधी ने पहले से मंसूबा बना रखा था कि इसको गुजरात में करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी भी देख रहे हैं कि अब आम आदमी पार्टी, जिसने पिछली बार कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था गुजरात विधानसभा के चुनाव में, अब थोड़ी सी अपनी समस्याओं से ग्रस्त है। दिल्ली में वो चुनाव हार चुकी है, पंजाब में भी उसकी सरकार को कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन बहुत तरह तरह के अंदेशे तो हैं ही। नेता आम आदमी पार्टी के थोड़े से चुप हैं इस वक्त, थोड़े मुरझाए हुए हैं, थोड़ी उनके सामने दिक्कतें हैं। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी गुजरात में अपना गुजरात में बैठ गए हैं, जाकर वहां अपना कील काटा दुरुस्त कर रहे हैं। आज एक टीवी पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी वगैरह सरदार पटेल मेमोरियल में घूम रहे हैं जी। सब सरदार पटेल के कपड़े देख रहे हैं, उनकी तस्वीरें वगैरह देख रहे हैं। तो सरदार पटेल तो कांग्रेस के ही नेता थे, और उन्होंने, जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो सब लोग जानते हैं कि उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें लिखा था कि भाई गांधी की हत्या हुई तो आपके बहुत से लोगों ने, गोलवलकर को पत्र लिखा था उन्होंने, आपके बहुत से लोगों ने मिठाइयां बांटी, उन्होंने प्रतिबंध लगाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ राजनीतिक कारीगरी करके पटेल को हथियाने की कोशिश की, और काफी बड़े पैमाने पर अपने हिसाब से वो कामयाब भी हो गई। एक लंबी मूर्ति बनाई, पटेल को नेहरू के खिलाफ खड़े करने का उन्होंने कोशिश की। ये सब कोशिशें कामयाब नहीं होती है, लेकिन भाजपा का अपना जो, भाजपा कहीं ना कहीं उसको राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया था, और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाजपा का जब तक सरकार बननी शुरू हुई कोई योगदान भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उसको कहीं ना कहीं से लेजिटिमेसी चाहिए, वैधता चाहिए भाजपा को, तो वो इस तरह की कोशिशें करती रहती है भाजपा। सरदार पटेल को का विनियोग करना है, उनको एप्रोप्रिएट करने की कोशिश भी इसी रूप में उसको देखना चाहिए। बहरहाल, तो कांग्रेस ने गुजरात में अपना सम्मेलन किया, और इतनी तैयारी के साथ किया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस लंबी लड़ाई की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को अब ये बिल्कुल एहसास हो गया है कि अगर उसने अपने संगठन का कील काटा दुरुस्त नहीं किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2029 में जो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी होगी, उस एंटी इनकम्बेंसी का भी पूरा लाभ नहीं उठा पाएगी। मतलब कांग्रेस स्वतः स्फूर्त कारणों को एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है परिस्थिति को। वो एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस के पास अगर वर्कर होंगे, कार्यकर्ता होंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी को कांग्रेस बढ़ाएगी, चुनाव में उसका पूरा दोहन करेगी उस एंटी इनकम्बेंसी का, और जब मतदान होगा और मतगणना होगी उस वक्त उसके कार्यकर्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ता सनद्ध होकर चुनाव आयोग से साजबाज करके जो भाजपा के हथकंडे होते हैं, उन हथकंडों की काट करेंगे वहां पर। ये है पूरा उसके पीछे इरादा। दूसरे, ये जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन में, उनको भी ये संदेश जाएगा कि अब मामला कुछ दूसरा है, मतलब जो अब वो पहले जैसा मामला नहीं है, ढीला ढाला। बिल्कुल बिल्कुल। अब इधर पहले भी राहुल गांधी जी गए थे, और उन्होंने बड़ी चर्चाओं में रहा था उनका एक खास वो बयान की 2 तरह के घोड़े हैं, एक जो है शादी वाला है, दूसरा रेस का घोड़ा, दोनों उसमें पहचान की बात की थी। और इसके पहले और भी जब वहां जो सातव गए थे, तब सातव ने भी ये कहा था कि कुछ गधे भी इसमें शामिल हैं।
और इसमें एक और बात है कि ये फैक्ट है कि उसका अपना एक, जो इतनी बुरी स्थिति के बाद भी कांग्रेस के पास अपना एक वोट तो बड़ा है, और वहां ये भी है कि वहां दो तरह के लोग हैं, जो दिल से कहीं ना कहीं ईमानदारी से कांग्रेस से जुड़े हैं, उनके लिए लड़ते हैं और जनता से जुड़े हुए हैं, और दूसरे वो हैं कि जिनका संपर्क टूट चुका है। तो इन हालातों में उस कांग्रेस को जगाना कितना मुश्किल है, और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? आज तो जो कुछ हुआ है, कल क्या सब, कई बहुत सारे, कल हो सकता है कि होना ही होना है, कुछ रेजोल्यूशंस पास होंगे बहुत सारे, कई किस्म के, जिसकी अलग एक इम्पैक्ट पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ एक कहीं वहां जो जागृत करने की कोशिश की जाएगी, जो संगठन सुप्त पड़ा है, तमाम चीजें होंगी। उसे लेकर क्या आपका अपना आकलन है, पूर्व आकलन? देखिए, अगर राहुल गांधी ने गुजरात में जाके जो भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ स्लीपर सेल हैं, मतलब भाजपा जी के, हाँ, हमारी जी पार्टी जी के, और उन स्लीपर सेलों को छांटने की और उनका उन्मूलन करने की जरूरत है, तो उसका कार्यकर्ताओं में बड़ा अच्छा संदेश गया था, उत्साह भी पैदा हुआ था। लेकिन पता नहीं क्यों राहुल गांधी ने कोई उन्मूलन वगैरह किया नहीं, ना स्लीपर सेल्स को कोई आइडेंटिफाई किया। हो सकता है अंदर खाने उन्होंने कर लिया हो आइडेंटिफाई, हम लोगों को नहीं पता है। तो अगर स्लीपर सेल का कुछ उन्मूलन शुरू कर दिया जाता तो और भी आता कि भाई जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अभी जो दिल्ली में जो 3 जिला अध्यक्षों के सम्मेलन हुए, उनमें जो जिला अध्यक्षों से वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता है। जी देखिए, प्रस्ताव पास कर लेना एक अलग बात होती है। जी प्रस्ताव जी तो कोई भी पार्टी पास कर लेती है, यानी कितने कितने प्रस्ताव पास होते रहते हैं। यहाँ कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि संगठन को कैसे जमीन से लेके ऊपर तक दुरुस्त किया जाए, उसको गतिशील किया जाए, उसके अंदर एक लक्ष्य के प्रति चेतना भरी जाए, लक्ष्य उन लोगों की स्पष्ट रूप से समझ में आए, उन्हें क्या करना है, कैसे भाजपा से संघर्ष करना है, ये सब स्पष्ट हो। और उन जगहों पे उन्हें क्या करना है जहां पर कांग्रेस मुख्य ताकत है, उन जगहों पे उन्हें क्या करना है जहां कांग्रेस दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर की ताकत है या पीछे रह गई है कांग्रेस, उन जगहों पे उन्हें क्या करना है। तो ये सब राजनीति जटिल है, हर जगह एक सी ताकत नहीं है पार्टी की, उसी के हिसाब से कार्यकर्ताओं को भी तैयार करना है, कार्यकर्ता हर जगह होने हैं। तो ये गारंटी करना कि भाई जिला स्तर तक हमारे कार्यकर्ता होंगे और वो कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे, जैसी राजनीतिक परिस्थिति होगी उसके हिसाब से वो कार्रवाई करेंगे, ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। ये होते हुए दिखना चाहिए। जैसे ही होते हुए दिखने लगेगा उसका सीधा असर चुनाव परिणामों के ऊपर दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जो उन्होंने ये कांग्रेस कहा के कि सहयोगी दल हैं उनको भी लगेगा कि भाई इसको हल्के में लेना उचित नहीं है, उचित नहीं होगा। जी क्षेत्रीय जी दल है। जी जी। अभी सर उन्होंने कहा था वो अयोध्या में हराया, अब गुजरात में हराएंगे, और दूसरा कि मोदी के गढ़ में मोदी को इस तरह की चुनौती एक बड़े साहस का काम है, और ऐसा नहीं कि नहीं हराया जा सकता या बहुत बड़े बड़े लोग हारे, तो भाई कोशिश जब तो जब जी संजीव जी, जब राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष थे तो उन्होंने गुजरात के चुनाव में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की थी। अशोक गहलोत को उन्होंने इंचार्ज बनाया था उनकी मदद से, और बहुत गुजरात का जम के उन्होंने दौरा किया था। उसमें तो लगभग बीजेपी की सीटें 100 से नीचे चली गई थी, 90 के 99 आसपास पे आ गई थी 99 पे बीजेपी चुनाव। 99 पे आके टिक गई थी, 99 पे हाँ आके टिकी हाँ थी। हाँ, जी जी मतलब वो 99 पे आ गई थी बीजेपी की सीटें, और बीजेपी को काफी झटका लगा था उस चुनाव में। जी और जी उस वक्त जब फिर भी बीजेपी की सरकार बन गई तो यहाँ दिल्ली में जब एक बड़ा फंक्शन किया, मोदी और अमित शाह के ऊपर फूल बरसाए गए, तो अपने आप में एक तरह का जबरदस्ती किया गया, जीत का उत्सव लग रहा था। तो सब कुछ हो सकता है। इतना दिन हो गए हैं गुजरात में उनको, भाजपा को सरकार चलाते चलाते बहुत नाराजगी जमा होगी, लेकिन भाजपा का सामाजिक आधार भी बड़ा मजबूत और गहरा है, लेकिन उसको चुनौती दी जा सकती है। उस चुनाव में राहुल गांधी ने दिखाया था। जी जी। अबे सर हिंदू मुस्लिम पूरे शबाब पर है, पूरी ताकत उसी में है। इसके देखिए उनके पास गिराने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के कहीं कुछ नहीं है। चाहे आप केंद्र की बात कर लीजिए, एनडीए की जो सरकार है, या हम सूबों में देखें तो वही कुछ है। और उसी तारतम्य संदर्भ में जो वक्फ संशोधन कानून था, वक्फ बिल था, वो अब कानून का रूप ले चुका है, देश में आज से लागू हो चुका है। वो ये क्या रोल प्ले करेगा? और बहुत जगह हिंसा भी हो रही है, कुछ जगहों पर, जैसे पश्चिम बंगाल से सूचना आई है कुछ देर पहले कि वहां हिंसा हो गई, और इसको लेकर बहुत व्यापक पैमाने पर विरोध है। तो इसके रिपरकेशंस क्या देखते हैं, क्या संभावनाएं बनती हैं? नफा नुकसान के मद्देनजर देखें, उल्टा दांव तो नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल में, जैसे बिहार भी है, इसके बाद अगले बार पश्चिम बंगाल जो टारगेट कर रहे हैं, असम को टारगेट कर रहे हैं, सारा जो कुछ है। तो इस संदर्भ में क्या ये कैसा दांव होगा, क्या लगता है? देखिए, वक्फ के जरिए भाजपा के प्रदर्शन के ऊपर तो कोई असर नहीं है नकारात्मक उसका चुनावी। भाजपा को तो मुसलमान वोट देते नहीं है, या छिटपुट कहीं मिल जाता हो तो मिल जाता हो।
तो भाजपा मुसलमान वोटों की अभ्यर्थी भी नहीं है, उसकी लाने की कोशिश भी नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को मुसलमान वोट चाहिए। अब जैसे बिहार है, बिहार में 2015 के चुनाव को छोड़ के नीतीश कुमार को मुसलमान वोट नहीं मिले हैं, पसमानदा वोट भी नहीं मिले हैं, ये सही बात है। लेकिन मन तो उनको करता ही है वोट लेने का, इसीलिए तो इफ्तारों में जाते हैं। वो बालों वाली टोपी, फर वाली टोपी लगा के इफ्तार करते, वो इफ्तार, रोजा इफ्तार करवाते हैं, वरना क्यों जाए वहां पर। इसी तरीके से चिराग पासवान भी जगह जगह मुसलमान जो मतदाता है उनके बीच में माफी मांगते हुए घूम रहे हैं, ये कहते हुए घूम रहे हैं कि भाई जो हो गया सो हो गया, हम तो आप रामविलास पासवान की विरासत को लेकर चलने वाले हैं। नायडू को भी बहुत नुकसान हो सकता है, हालांकि केवल 7% मुसलमान मतदाता हैं विभाजित आंध्र प्रदेश में, लेकिन उनका जो कंसंट्रेशन है वो करीबन 40-45 सीटों के ऊपर प्रभावी है। तो वहां भी नायडू को भी लग रहा है कि अभी चुनाव नहीं है, चुनाव 2029 में है, लोकसभा के भी, विधानसभा के भी, लेकिन उनको नुकसान हो सकता है। उनको बहुत बड़ा नुकसान जैन चौधरी को हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम गठजोड़ जो है वो पूरी तरह गड़बड़ा गया है। मुसलमान जाटों के, उनके जैन चौधरी के जाटों से नहीं जुड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि भाजपा ने ये करके अपने जो पार्टनर थे उन पार्टनरों का नुकसान किया है। भाजपा ने एक तरह से पार्टनरों को भी मुसलमानों से काट दिया है। भाजपा ने जिस तरह उनका समर्थन लिया, उस तरह पार्टनरों को भी मुसलमानों से काट दिया है। और मुसलमानों की, उन पार्टनरों की राजनीति भी एक तरह की हिंदू सांप्रदायिक राजनीति हो गई है। जब मुसलमान वोट ही नहीं देगा तो धीरे धीरे करके वो पूरी तरह उस राजनीतिक मुहावरे से कट जाएंगे, जो कि एक हिंदू मुस्लिम मिलीजुली राजनीति का मुहावरा होता है, जिसको लोग सेकुलर कह देते हैं, मैं उसे हिंदू मुस्लिम मिलीजुली राजनीति का मुहावरा कहता हूं। उससे कट जाएंगे पूरी तरीके से, तो वो भाजपा जैसे हो जाएंगे, अघोषित रूप से भाजपा के ही तरह संस्करण हो जाएंगे। उनका भरोसा पूरी तरह हिंदू वोट के ऊपर ही होगा। तो भाजपा ने इस तरह का कुछ काम किया है, इसका दूरगामी दृष्टि से भारतीय लोकतंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। मतलब ऐसी पार्टियां जो अपने आप को मुसलमान वोटों का दावेदार मानती थी, अब धीरे धीरे करके वो मुसलमान वोटों का दावेदार मानना बंद कर देंगी अपने आप को। और जैसे ही वो बंद करेंगी, वैसे ही उनका भले ही नाम कुछ और हो पार्टियों का, उनकी राजनीति भाजपा जैसी हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम इस पूरे उसका निकला। जी जी, हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक पत्थर से कई चिड़ियाओं का शिकार किया, और इन चिड़ियाओं के शिकार में, ठीक है, उनका जो सबसे प्रमुख विरोधी पक्ष है कांग्रेस, उसके लिए कुछ नए रास्ते खुलते बनते दिखते हैं। क्योंकि देखिए, पहले एक दौर में तो जो है दलीय राजनीति ज्यादा थी। ये तो राजनीतिक जो क्षेत्रीय दलों का तो बाद में, काफी बाद में वो हुआ है, बनते रहे, और फिर उन्होंने अपना एक बिल्कुल जगह बनाई। लेकिन अब क्या उसी और वापसी की एक संभावनाएं नजर आती इन सब के मतलब, जो आपने चीजों का जिक्र किया कि क्षेत्रीय दल बहुत भारी नुकसान में होने वाले हैं, इनका कहीं क्षेत्रीय दलों को यह कह रहा हूं, जो भाजपा के पार्टनर्स हैं उनके बारे में कह रहा हूं। भाजपा के पार्टनर, जी हाँ, भाजपा के पार्टनरों को नुकसान होगा। दूसरे क्षेत्रीय दल जो इंडिया गठबंधन में है वो इसमें फायदे में रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि जहां जहां इंडिया गठबंधन है, भाजपा को चुनौती देगा, वहां वहां मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण उसके पक्ष में जबरदस्त होगा। अब उनके सामने कोई शंका नहीं रह गई है किसी तरह की। अब नीतीश के प्रति जो कोई थोड़ा बहुत भी मोह होगा वो बिहार में समाप्त हो जाएगा। चिराग पासवान को वो ठेंगा दिखाएंगे, चिराग पासवान को कुछ नहीं मिलेगा। इसी तरह जैन चौधरी का मुसलमान वोटों के लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पत्ता साफ है। और जब कांग्रेस और इधर कांग्रेस समाजवादी पार्टी जुड़ेंगे, उधर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दल बिहार में जुड़ेंगे, तो मुसलमानों को एक अपना ध्रुव मिल गया है दोनों जगह पे। मतलब मुस्लिम राजनीति जो है अब बिना किसी भ्रम के अगले चुनाव में वोट देगी। देखिए, समझने वाली बात यह है कि आज की तारीख से अगले लोकसभा चुनाव तक 12 राज्यों में चुनाव होने हैं। जी जी, राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा होना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। तो ये सारा बहुत ही घटनाप्रद वर्ष रहेंगे सारे के सारे। और इसमें अगर राजनीति की तस्वीर साफ होती जाए तो आसानी होगी हम लोगों को विश्लेषण करने में भी और पूरे मामले को समझने में भी। तो ये है एक ऐसी स्थिति। अब आप देखिए, इसमें आमतौर पर असदुद्दीन ओवैसी वगैरह होते थे, वो कई मसलों पर कांग्रेस को भी लपेटते थे, दूसरी पार्टियों को भी लपेटते थे, लेकिन वक्फ वाले मसले पर उन्होंने ये नहीं किया। वक्फ वाले मसले पर 4 नेताओं के खिलाफ उनका आक्रमण रहा। वो 4 नेता थे नीतीश, नायडू, जैन चौधरी और चिराग पासवान। वहीं पे वो आक्रमण करते रहे, क्योंकि और उन्हें विपक्ष के दूसरे लोगों की जरूरत थी।
और वास्तव में संसद में जब वोट पड़े तो एक एक विपक्षी नेता का वोट और विपक्षी सांसद का वोट जो है वो वक्त संशोधन विधेयक के खिलाफ गया। जी विपक्ष जी की जो एकता थी जी वो बहुत ही स्पष्ट रूप से निकल के आई। बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ा इसके अंदर डर है। वो डर ये है कि अगर कहीं जगन मोहन रेड्डी इंडिया गठबंधन में आ गए और कांग्रेस ने उनके साथ समझौता कर लिया वहां पर, तो फिर बहुत मुश्किल होगी चंद्रबाबू नायडू को। जी जी जी। अब सर, जो पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल अगले बरस चुनाव वहां होने, तो जो कुछ कर रही है भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे वक्त से एक स्वप्न है कि वहां हम किसी भी तरीके से सत्ता में आए, और अभी जितना जो ध्रुवीकरण के लिए हो सकता है सब किया जा रहा है। तो वहां कुछ क्या दृश्य आप देख पा रहे हैं? एक, और दूसरा यही जो वक्फ के मद्देनजर या जो राहुल गांधी का की आक्रामकता है, वो अकेले जाने वाले हैं जैसा उन्होंने लगभग दिया है। कुछ छुटपुट होगा तो होगा, जो उनके लेफ्ट पार्टी से जो अलायंसेस थे। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल में क्या आप दृश्य बनता देखते हैं? अभी जो शुरुआत हो गई है इसमें, यही टेम्पो बना रहा देखिए, तो? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने कुछ समस्याएं इस बार आएंगी, सर क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी सरकार पुरानी हो जाती है उतना ही आपके खिलाफ कुछ नाराजगी जमा होती है। अभी जो अस्पताल में जो डॉक्टर की हत्या हुई थी, रेप जी बलात्कार और हत्याकांड हुआ था, उसकी वजह से जो कलकत्ता का जो भद्र वर्ग है, जो टीएमसी के साथ खड़ा हुआ था, तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था, उसमें भी कुछ नाराजगी पनपी थी। ममता बनर्जी ने उस नाराजगी को दुरुस्त किया होगा। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में काफी कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी वहां पर हिंदू बनाम मुसलमान कर पाए, लेकिन ममता बनर्जी के साथ मुसलमान मतदाता बहुत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और वो एक बहुत बड़ी उनके पास एक शुरुआती पूंजी होती है चुनाव में, और हिंदू मतदाता भी बहुत मजबूती के साथ उनके साथ है। तो जो तृणमूल कांग्रेस का, लेकिन ममता बनर्जी को अपनी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको दूर करने की युक्तियां सोचनी पड़ेंगी। पिछली बार उन्होंने बहुत कामयाबी से एंटी इनकम्बेंसी को मंद किया था और पलटा था, उसमें उनकी मैंने भी तारीफ की थी और बाकी लोगों ने भी उनकी बड़ी प्रशंसा की थी। और भाजपा के मंसूबे बिल्कुल कामयाब नहीं हुए थे, बहुत बुरी तरह भाजपा को पराजय देखनी पड़ी थी। फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बुरी तरह हराया, पिछली बार से ही सीटें उनकी कम कर दी भाजपा ने। तो ये है एक परिस्थिति, लेकिन ममता बनर्जी की भी परीक्षा है भाई। हर बार चुनाव तो हर बार परीक्षा ही होते हैं, कितने बार जीत चुकी है चुनाव, नाराजगी पनपती रहती है, लेकिन कुशल नेता जो है उस नाराजगी को चिन्हित करके उसको दूर करने की कोशिश करता है, उसकी जो प्रखरता उसका तीखापन जो होता है उसको कम करता है। ममता बनर्जी इस तरह करेंगी। अब सबसे बड़ी ताकत तो वो वहीं पे है। बिल्कुल। अब सर, इसमें कांग्रेस और जो लेफ्ट है इसकी भी कुछ वहां क्या कुछ नए इक्वेशन जो बने हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी देखिए, की ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कह दिया है संजीव जी कि मैं अकेले भाजपा को हराने में सक्षम हूं, और वो सक्षम है भी, ये सही बात भी है, वो साबित भी कर। मुझे नहीं लगता है कि वो लेफ्ट या कांग्रेस से किसी किस्म का वो समझौता करेंगे। सर हाँ, मैं आता हूं सर जो जी जी उसका जी कारण है, मतलब उनको क्या लगता है ममता बनर्जी को कि अगर वो समझौता कर लेंगी तो फिर सारी एंटी इनकम्बेंसी का जो भी वोट है वो भाजपा के ध्रुव पर जमा हो जाएगा। जब एक से ज्यादा भाजपा के साथ कुछ और पार्टियां भी रहेंगी तो कुछ नाराज वोट जो है उधर भी छिटकेगा, उससे ममता बनर्जी को लाभ होता है। एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो है ना ज्यादातर भाजपा को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत वोट निकलेगा उधर, कुछ सीपीएम में जाएगा, कुछ कांग्रेस में जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो वो भी एक छोटा ही सही लेकिन एक फायदा होता है लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर मैं अंत में पूछना चाहूंगा, जो एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बहुत संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, बहुत सूचनाएं खबरें आ रही थी कि इस माह के तीसरे सप्ताह में नया अध्यक्ष, जो नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी का अध्यक्ष की घोषणा संभावनाएं बलवती हैं। और अभी तो यह है कि बहुत सारे सूबे हैं जहां भी उनके प्रदेश अध्यक्ष को ही चुनाव नहीं हुए, जो उनका संविधान सब कुछ कहता है। तो उस मोर्चे पर क्या कुछ देख रहे हैं, क्या पक्का दिखता है आपको कि क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि कोई ऐसे नाम पर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत एक मत नहीं हो पा रहे हैं जो दोनों को ही पसंद हो। ऐसा कोई नाम जो है इस पे एक मत नहीं हो पा रहे हैं। अब मोहन भागवत ये नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जिस नाम को नापसंद करते हो उसका जबरदस्ती अध्यक्ष बना दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि फिर जो सरकार के चलने में काफी दिक्कतें पैदा होंगी और वो संगठन सरकार के खिलाफ काम करते हुए नजर आएगा। तो उन्होंने जो भी मोदी के ऊपर छीटाकशी की हो, जो भी आलोचना की हो, वो अपनी जगह है, लेकिन वो चाहते ये हैं कि संघ का काम करे अध्यक्ष, इन लोगों की अमित शाह और मोदी के कहने पर न चले उन्हीं के कहने पर, लेकिन साथ में ये छवि भी जाए कि भाई वो इनका भी विश्वस्त है। इस तरह का एक
वो माहौल बना के उसमें अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। अभी तक वो नाम किसी व्यक्ति का स्पष्ट नहीं हो पाया। राज्यों के भी ये रुके सुना हुए हैं, जरूर जा रहा है कि संजय जोशी भले ही अध्यक्ष न बने। राज्यों में भी तय नहीं हो पा रहा, राज्य भी रुके हुए हैं सर, लगभग नहीं, क्योंकि ठीक कह रहे राज्यों हैं के आप, ठीक तो कह रहे हैं। जी संजय जोशी अध्यक्ष ना भी बने, लेकिन उनको सुनते हैं कि संगठन में बड़ी जिम्मेदारी तो प्राप्त होगी ही। जी 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 हाँ, तो ये सब चीजें अभी मोदी के लिए दिक्कत तलब हैं। और संघ ये भी नहीं चाहता कि वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े कि वो मोदी के पैरों की जमीन पैरों तले जमीन खींच लेना चाहता है। आखिरकार सरकार तो संघ की है, संघ की तो चाहेगा ही कि सरकार 2029 में फिर से आए। वो इस तरह तो नहीं पूरी चीज को बिगाड़ना चाहता, हालात को ऐसे नहीं बिगाड़ना चाहता कि आपसी झगड़े के कारण भाजपा चुनाव हार जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अबे सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो संभावनाएं, जिस तरीके का दृश्य बना हुआ है, बन रहा है, क्या कुछ निकल सकता है, इन सब पर जो हमारे दर्शकों के लिए आपने देश की बात में एक विस्तार से चीजों को बताया, समझाया, संभावनाएं जतलाई, बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। फिर किसी नए विषय के साथ पुनः हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो ये थे अभय दुबे जी, जिन्होंने बहुत सारे जो देश से जुड़े ताजा मसले हैं, मुद्दे हैं, उन पर अपनी बात जो बेबाकी से वो राय प्रकट करते हैं उसे प्रकट किया, और जो उनका अपना शानदार विश्लेषण है वो आपने सुना। क्या कुछ आपकी राय है इस सब पर, हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टिप्पणी कीजिएगा। अच्छी लगे हमारी ये जो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।